हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10th के वास्तविक संख्या बताए थे, जिसमें आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 कराए थे। आज मैंने उसके आगे आप सबको कराने जा रहा हूँ जो बचा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर है। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी कौन विधि लगाना है हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कल पढ़ाए थे आप सबको। उससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें। कल मैंने एचसीएफ और एलसीएम जो निकालने बताया था आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो सिर्फ 2 संख्या का बताया था। आज 3 संख्या है, उस पर करते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है 12। 12 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? 2 गुना 3। कहने का मतलब 2 कितना बार है? 2 बार। 3 है 1 बार। फिर क्या है? 15। 15 को तोड़ेंगे 3 गुना 5। दोनों कितना है? 1 ही बार है। फिर 21 का क्या होगा? 3 गुना 7। अब देखिए, अब एचसीएफ का क्या है फंडा कि 12, 15, 21 का जो एचसीएफ होती है वो होती है उभयनिष्ठ गुणनखंडों में। उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ होगा, जो सब में होगा, उसका सबसे छोटा पावर। तो उभयनिष्ठ कौन है इसमें? 2 देखिए, इसमें 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये नहीं होगा 2। 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसलिए 3 पर पावर सबसे छोटा 1। 5 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम जो निकालेंगे हम 12, 15, 21 का, वो होगी सारे अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल और सबसे बड़ी घात लेना उसमें। तो 2 हुआ, 3 हुआ। देखिए कितना कितना अभाज्य गुणनखंड है। 2 है, 3 है, 5, 7। 2, 3, 5, 7 इतना से लिख देंगे। उसका सबका बड़ी घात लिखना है। 2 पर कितना है पावर? सबसे अधिक 2 है, इसको लिख देंगे। 3 पर पावर कितना है? सब में 1 ही है। 5 पर भी 1, 7 पर भी 1। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 गुना 7 बराबर 420। अब हम एक चीज जांच करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने पढ़ाए थे 2 संख्याओं के लिए कि 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुना दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है। क्या यहाँ 3 संख्या के लिए होता है? तो उसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे जांच करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 गुना एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 बराबर, देखते हैं हम दोनों संख्या तीनों का गुणनफल होती है 12 गुना 15 गुना 21। इसका कितना आया है? 3। इसका कितना आया है हमको? 420। ये देखते हैं होता है कि नहीं। इसको गुना करते हैं। 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 3 18, 180 गुना 21। इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, फिर 4 तिया 1260। इधर देखिए 18 एकम आप 0 रख देते हैं। 18 एकम 18 हासिल 1, 18 36, 3780। इधर है 1260। ये क्या है? बराबर नहीं। इसका मतलब है 3 अंकों के लिए ये क्या है? सही नहीं है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में। चलिए इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद तब नोट्स लिखेंगे। अब देखिए 8, 2 नंबर वाला। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 पर पावर 2 कितना बार? 3 बार है। 9 का क्या होगा? 3 गुना 3, मतलब 3 कितना बार है? 2 बार। 25 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 25 का होगा 5 गुना 5, 5 पर पावर 2। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे किसका? 8, 9 और 25 का। एचसीएफ किसको बोलते हैं? इसमें उभयनिष्ठ जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड में, उसका सबसे छोटी घात। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है। 2 भी नहीं है उभयनिष्ठ। 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है उभयनिष्ठ। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसका मतलब इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो उभयनिष्ठ आए, कॉमन आए। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगा तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखें। क्यों? इसलिए हम सब में 1 से गुना कर सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ेगा? 25 गुना 1 25 रहेगा, 9 गुना 1 9 रहेगा, 8 गुना 1 8 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उभयनिष्ठ आ गया सब में 1। यानी जब भी किसी संख्या में उभयनिष्ठ हमको नहीं मिलेगा अभाज्य गुणनखंड, उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम 8, 9 और 25 का देखिए एलसीएम। इसका एलसीएम में क्या बोले? सारे अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होता है। 2 गुना 3 है और 5, सारा लिख दिए।
और सबसे अधिक पावर वाला 2 का पावर सबसे अधिक कितना है 2 है, 3 है, इस पे 2 है, इस पे 2 यानी ये हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, यानी 25 और 8 कितना 200 गुना 9, यानी टोटल हो गया 1800। इसका हो गया एलसीएम और एचसीएफ हो गया 8। यानी इस प्रकार से ये संख्या मेरा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले। इसके आगे आपको नोट्स लिखाते हैं। चलिए एक नोट्स है जो अभी आपको बताया 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, उसी का नोट्स है कि किसी 3 संख्याओं का गुणनफल, वही 3 संख्या जो दिया हुआ था, किसी 3 संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता, जबकि 2 संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है, लेकिन यह नियम 3 संख्याओं के लिए नहीं लागू होती है। इसलिए ये एक नोट्स हुआ, ध्यान में रखना। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का कि एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है 306 और 657 का क्या होगी। आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सॉरी, कि एचसीएफ ऑफ 306, 657 गुना एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर होती है दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या होती है गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसलिए इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 गुना, जिसको निकालना है उसको रख देते हैं वैसे ही, 306 गुना 657 बराबर दोनों संख्या गुणनफल, मतलब 306 गुना कितना होगा 657। अब देखिए हम जानते हैं कि जब गुना में रहती है कोई संख्या, जब बराबर की ये साइड लाते हैं तो क्या हो जाती है भाग में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी 306 657 भाग 9, 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0 2, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी बराबर हो गया 34 गुना 657। आइए इसका गुना करते हैं। यहाँ पे 657 गुना 34 देखिए कितना होता है, 7 चौक 28 2, 5 चौक 20 2 22, हासिल 2, 6 चौक 24 26। फिर देखिए यहाँ पे 7 21 2, 5 15 2 17 1 6 18 19 8 3 7 13 9 11 12 2, यानी ये हो जाएगा 22,338। यही आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ। एलसीएम निकालने का। इसके आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या n क्या है, वहां पर प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 यही होगी, तो उसके लिए क्या वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। जैसे सपोज n बराबर क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट होगा, 6 पर पावर 1 रखेंगे क्या आएगा 6 आएगा, 6 पर पावर अगर 2 रखेंगे कितना आएगा, 6 पर पावर 2 तो 36 आएगा। इस प्रकार से चलेगी। तो देखेंगे क्या ये शून्य पर समाप्त तो नहीं हो रहा है, देखेंगे क्या समाप्त होती है, हो सकती है या नहीं, इसके लिए करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या क्या बोल सकते हैं, निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो। क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगा तो वो निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो। कोई भी संख्या लीजिए ना,
शून्य पे समाप्त हुआ 10 से विभाजित होगा, शून्य पे समाप्त हुआ 10 से विभाजित होगा, शून्य समाप्त। जितनी भी संख्या 10, 100, 1000 जो भी हो संख्या 50, 40 जो भी होगा 10 से विभाजित होगी। अगर शून्य से वो समाप्त होगा 40 लेंगे क्या होगा, 10 से विभाजित 30 लेंगे, 10 से विभाजित 20 लेंगे, 10 से विभाजित होगी। या हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह संख्या कौन 6 पर पावर n, यह संख्या 2 और 5 दोनों से क्या होगी, विभाजित होगी। क्यों होगा सोचिए, क्यों होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 गुना 5 होती है। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। हम जानते हैं कि 10 बराबर क्या होता है, 2 गुना 5। जब 10 से विभाजित संख्या होगा तो 2 से भी होगा, 5 से भी इसलिए होगी उसका वो अभाज्य गुणनखंड है। जो भी संख्या गुणनखंड होता है उससे विभाजित होती है। अब देखिए, अब 6 पर पावर n का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 6 पर पावर n को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 टोटल पावर n। अब पावर दोनों में लगा दीजिए, अंदर लगा दीजिए, क्या होगा 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं हम कि यहां पर 6 पर पावर n में, यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पे 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ के अभाज्य गुणनखंड 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है या 5 नहीं आते हैं, इसलिए 6 पर पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। आप बात को समझिए, जब उसके गुणनखंड में आते ही नहीं तो विभाजित कहां से होगा 5 सॉरी, इसलिए क्या होगा 5 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए, हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं कि अंकगणित के आधारभूत परिमेय की और्ध्यता, अंकगणित के आधारभूत परिमेय की और्ध्यता हमें यह सुनिश्चित कराती है कि, हमें क्या सुनिश्चित कराती है, हमें यह सुनिश्चित कराती है कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। बात को समझिए, सुन कि अंकगणित के आधारभूत परिमेय हम क्या पढ़े थे, तो कोई भाज्य संख्याओं को उसके भाज्य गुणनखंड में बदलेंगे, तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो क्या रहेगा, अद्वितीय रहेगा, मतलब यूनिक रहेगा। यहाँ पे 6 पर पावर n को जब तोड़े 2 पर पावर n 3 पर पावर n के रूप में आया, ये क्या हुआ, सुनिश्चित कराते 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड है नहीं होगी। जब वो है ही नहीं तो 5 का फिर सवाल आएगा कहां से। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहां पे लिखते हैं अतः किसी
प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या होगा, यही तो हमें दिखाना था। क्या ये शून्य पे समाप्त हो सकती थी? हम क्या कहेंगे, ये शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। चूंकि इसमें 5 नहीं ना गुणनखंड होगा, जो 5 रहती तब हो जाती। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। फिर इसके आगे बताते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। कहते व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। कह रहा है कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है इसके बारे में बताना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हल देखिए, हल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि किसी भी भाज्य संख्या के पास क्या होती है, 2 से अधिक गुणनखंड होती है। हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी भाज्य संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड होती है। इसलिए अब दी गई संख्या बराबर क्या दिया हुआ, पहला 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए इसमें 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, 7 गुना 11 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 13 कॉमन लिए क्या बचा, 7 बचा, गुना 11 बचा। ये कॉमन ले लिए तो कुछ ना, गुना 1 होता है। यहाँ पे या लिखना चाहते तो लिख देते हैं। ये कॉमन ले लिए 13, क्या हुआ, गुना 1 प्लस 1। इसको क्या हुआ, 13 गुना 11 7 77 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 गुना 78। इस प्रकार इस संख्या के पास 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। अर्थात हम जानते हैं 2 से अधिक क्या है इसके पास, गुणनखंड। अर्थात क्या है, गुणनखंड इसके पास 1 है। 1 से भी भाग लगेगा, कोई भी संख्या 1 से तो लगता है ये भाग। फिर ये देखिए, इसको और तोड़ दें, और तोड़ते हैं। देखिए 13 गुना, इसको लिख सकते हैं 13 6 78 होता है। 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 कर सकते हैं। देखिए ये 13 3 39 39 गुना 78, यानी इसका भाग गुणनखंड क्या है, 1 है। ये 2 से भी भाग लगेगी, 3 से भी लगेगी, फिर क्या लगेगा, 13 से भी भाग लगेगा, और ये संख्या खुद मतलब स्वयं। यानी समझ में आया। यहाँ पे देखिए, यानी x के पास 2 से अधिक गुणनखंड। गुणनखंड क्या कहते हैं, जो संख्या से भाग लेगा, तो यही संख्या है ना। इससे देखिए 1 में भी भाग लगेगा, 2 से, चुके उसी का ये गुणनखंड निकाले। 2 से भी भाग लगेगा, इसमें 3 से भी लगेगा, 13 से भी लगेगा, और इसका ये खुद संख्या तो भाग लगेगा ही कोई भी। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए दूसरा नंबर है, इसको पहला था, ये दूसरा। देखिए क्या है दूसरा नंबर, दी गई संख्या बराबर क्या है, 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। जो प्लस में है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन है, उसी को कॉमन लीजिए आप। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुना 5 कॉमन लेती, 1 बची, गुना 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 गुना तो कोई मतलब रहता ही नहीं, प्लस 1। अब इसको भी देखिए, 5 गुना, इसको गुना कर लीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 सती 56 गुना 3। छुटा तो ना, और क्वेश्चन देख लेते हैं।
सॉरी, गुना यहाँ 6 गुना 5, 7 गुना 6 यहाँ पे छोड़ गया, सॉरी 7 गुना 6, यहाँ पे क्या होता 7 गुना 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 7 6 42, 42 गुना 2 84 गुना 12। देखिए यहाँ पे 84 गुना 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 8 1 8, 6 4 10, 1 9, यानी 1008 प्लस 1 बराबर होगी मेरा यहाँ पे 5 गुना 1009। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार इस संख्या के पास 2 से अधिक क्या है, गुणनफल है, 2 से अधिक गुणनफल है। अब देखिए कौन कौन गुणनफल 2 से अधिक है, देखिए 1 से भाग लगेगा 5 है, 5 है गुणनफल। अब इसको तोड़ेंगे हम तो और भी संख्या हो सकता है गुणनफल, और सपोज 1 है 5 है और ये संख्या खुद है, स्वयं है, कम से कम 3 तो हो गया ना। जब 3 हो गया तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। चूंकि इसको तोड़ते तो और होगा, लेकिन हम जानते हैं कम से कम 1 5 और ये संख्या खुद तो हो गया 2 से अधिक, 2 से अधिक हुआ तो ये क्या हुआ, संख्या भाज्य संख्या हुआ। इस प्रकार से इसको ब्रेक करना था, कोई ज्यादा कुछ नहीं था, गुणनखंड से करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे समाप्त होती है, इसके आगे कल बताएंगे नेक्स्ट टाइम।